Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your lecture of anatomy and physiology, and as I have said to you that this week we will study about anatomy. So this is your fourth lecture of anatomy in this week, and I discussed in the previous lecture about the MCQs of chapter number 2, anatomical terminologies. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको MCQs कराए थे चैप्टर नंबर 2 के एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ के हवाले से, और अब जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 सरफेस एनाटॉमी जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले द क्वेश्चन विल अराइज इन योर माइंड दैट व्हाट इज़ सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी होती क्या है? तो बच्चे ये आपको इसको पहले हम वर्ड्स देख लेते हैं। सरफेस का मतलब होगा सतह, एनाटॉमी का मतलब था स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो हमने स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है सरफेस लेवल के ऊपर। सरफेस एनाटॉमी को हम सुपरफिशियल एनाटॉमी भी कह देते हैं। तो सरफेस एनाटॉमी में हमने बेसिकली स्टडी कर रहे होते हैं सरफेस ऑफ द बॉडी को, और बर्ड्स में जब हम इस तरह की स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं टोपोग्राफी। ये मैंने MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है ना ये बात बता रही हूँ कि अगर हम बर्ड्स में इस तरह से सरफेस पे स्टडी करेंगे तो उसको हम कहेंगे टोपोग्राफी। तो सरफेस एनाटॉमी बेसिकली ब्रांच है ग्रॉस एनाटॉमी की, और ग्रॉस एनाटॉमी बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है कि ग्रॉस एनाटॉमी इज़ द branch of anatomy in which we study the structures that can be distinguished with naked eye। यानी वो स्ट्रक्चर्स जिनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती, हम आम आँख से भी उनको देख सकते हैं। उन स्ट्रक्चर्स की स्टडी को हम ग्रॉस एनाटॉमी जो है वो कह रहे थे। तो इस ग्रॉस एनाटॉमी की ब्रांच ही है हमारे पास सरफेस एनाटॉमी। तो सरफेस एनाटॉमी की क्या डेफिनेशन है? सरफेस एनाटॉमी इज टू ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ द बॉडी, कि इससे हम ऑब्जर्व करते हैं सरफेस ऑफ द बॉडी को, एंड इट एम्स इन विजुअलाइजेशन इन माइंड्स आई। यानी हम अपनी दिमाग की आँख से, यानी अपनी हम इमेज बनाते हैं अपने माइंड में अबाउट द स्ट्रक्चर्स दैट लाई बीनीथ द स्किन, जो उन स्ट्रक्चर्स के बारे में जो स्किन के नीचे होते हैं, और हिडन बाय इट, उसने स्किन ने उनको कवर किया हुआ होता है, उनको छुपाया हुआ होता है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम विजुलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं इसको अपने दिमाग की आँख से। ठीक है, तो हम इट्स एम इज विजुलाइजेशन in the mind's eye of structures that lie beneath the skin and or hidden by it। हम किसको देख रहे हैं? स्ट्रक्चर्स को अपनी माइंड की आई से। यानी हम एज्यूम करते हैं, हम ये इसको अपने माइंड में सेट करते हैं कि इस सरफेस के नीचे ये वाला स्ट्रक्चर मौजूद होगा। तो स्टूडेंट्स, हिडन का मतलब होता है छुपाना, यानी स्किन के नीचे वो स्ट्रक्चर्स होते हैं और स्किन ने उनको कवर किया हुआ होता है। जैसे अब ऑर्गन में हम कहते हैं लंग्स हैं, या हम कह लें कि ऑर्गन्स में स्टमक है। अब वो आपको नज़र तो नहीं ना आ रहा, स्किन ने उसको क्या किया हुआ है? हाइड किया हुआ है। बट एनाटॉमिकली सरफेस पर जो है वो हम मार्किंग्स कर देते होते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की। अगर हमको सरफेस एनाटॉमी ज़रूरी है समझना, ताकि हम इस काबिल हो जाएं कि बता सकें कि कोई भी हमारा फॉर एग्जांपल पल्पेबल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो होता है, पल्पेबल होते हैं। ऐसे पल्पेबल का वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ, तो ऐसे ऑर्गन्स जिनको हम टच करके बता सकें कि भाई उनका स्ट्रक्चर जो है वो हम बता सकें। ऐसे ऑर्गन्स जिनको छूकर हम महसूस कर सकें, ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनको हम छूकर महसूस कर सकें, उनको हम कहते हैं पल्पेबल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स। तो हम अगर सरफेस एनाटॉमी के ज़रिए स्टडी करेंगे तो हम उन स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनकी अपीयरेंस के बारे में, उनकी लोकेशन के बारे में, उनके रिलेशनशिप के बारे में बताने के काबिल होंगे।
और ये तो ज़रूरी है कि अगर हमने सरफेस मतलब इंटरनली स्ट्रक्चर्स को देखना है तो पहले हम उनको लोकेट करें सरफेस के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल हमको कोई पता चलता है कि ज़मीन के नीचे कोई चीज़ मौजूद है, तो सबसे पहला जो काम हमारा होता है वो ये कि हम ऊपर से लोकेट करते हैं कि कौन सी लोकेशन है जिसके नीचे जो है वो ये चीज़ मौजूद है, हम सरफेस पर उसकी निशानदही करते हैं। इसी तरीके से जब हम स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम उसकी जो आप कह लो निशानदेही कर रहे होते हैं वो सरफेस पर कर रहे होते हैं, मार्किंग जो है वो सरफेस पर कर रहे होते हैं बॉडी की। तो इस सरफेस एनाटॉमी के ज़रिए जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं कि वो सरफेस एनाटॉमी उनकी हेल्प करती है कि वो डायग्नोज कर सकें और जो है वो ट्रीट कर सके पेशेंट्स को। तो सरफेस एनाटॉमी फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट वेज से जो है वो सरफेस एनाटॉमी को देख सकते हैं। विजुअल इंस्पेक्शन के ज़रिए से, यानी आँख से, बाज़ कुछ होता है कि आँख से देखकर ही हमें क्लियर कुछ आइडिया हो जाता है। कुछ हम उसको पल्पेशन करते हैं। पल्पेशन क्या होता है भला? कि हम उसको टच करके उसको महसूस कर लेते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को। या हमारे पास क्या होता है, ऑस्कल्टेशन होती है। ऑस्कल्टेशन में हम साउंड्स को सुनते हैं। और ये सब आपने जनरली जब हॉस्पिटल में क्लिनिक्स में जाते हैं तो डॉक्टर्स को ये सब करते हुए देखा होगा कि वो साउंड्स को सुनते हैं, वो टच करके वो स्ट्रक्चर को महसूस करते हैं। और उसके बाद होता है एक हमारे पास डिफरेंट जो है वो मेथड्स होते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम जो है वो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स और उसको मेडिकल कंडीशंस को, उसकी कोई ना कोई डिजीज़ को डायग्नोज कर रहे होते हैं। तो उसके बाद है हमारे पास एक टेक्निक होती है परकशन। परकशन में भी हम जो है वो जो ऑर्गन होता है या स्ट्रक्चर होता है उसको टैप करके, यानी उसके ऊपर हल्की सी, आप जिस तरह से दरवाजे पे दस्तक देते हो फिंगर से, इस तरीके से हम टैप करके उस स्ट्रक्चर्स को, उनकी बॉर्डर्स को, उनकी आप कह लो कि साइज़ को, उन बॉडी ऑर्गन्स के फाइंड कर लेते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं सरफेस एनाटॉमी में जो हम यूज़ कर रहे होते हैं स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए। तो ये सब आपको नॉलेज इसलिए दे रही हूँ कि कंप्लीट चैप्टर जो है वो हमारा सरफेस एनाटॉमी से रिगार्डिंग है, तो आपको सरफेस एनाटॉमी की थोड़ी सी इम्पोर्टेंस जो है वो पता हो। तो इस चैप्टर में हम स्टूडेंट सरफेस एनाटॉमी में हम थोड़ा सा जो डिस्कस करेंगे वो स्कल के हवाले से डिस्कस करेंगे। उसमें हम जो है वो स्कल बोन्स और वर्टेब्रल कॉलम के हवाले से स्टडी करेंगे। और उसके बाद हम स्टडी करेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन टू अपर लिम्स, पेक्टोरल गिडल और लोअर लिम्स। ये सब जो है वो हम होमोलोगस पार्ट्स ऑफ लिम्स, ये सब जो है वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो ये थोड़ी सी मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताई सरफेस एनाटॉमी की, कि सरफेस एनाटॉमी जो है वो किस कदर इम्पॉर्टेंट होती है। दूसरा एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से पॉइंट्स बताए आपको। और तीसरा जो है वो मैंने आपको ये थोड़ा सा बता दिया कि ये ब्रांच है ग्रॉस एनाटॉमी की। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेट सरफेस एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ, तो वो फिर नीचे ऑप्शंस आएंगे, तो जो ग्रॉस एनाटॉमी होगा वो आपका ठीक आंसर होगा। तो ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द सरफेस एनाटॉमी। I am repeating its definition. Surface anatomy is to observe the surface of the body. It aims its visualization in mind's eye of structures that lie beneath the skin and or hidden by it. So on the basis of this surface anatomy, it provides the basis for the physical examination of the body to reach a physical diagnosis. तो ये जो मैं रीड किया है ये आपके नोट से किया है, तो ये नोट्स अगर सामने रख लेंगे तो इसको जो है वो समझ लेंगे आराम से। तो यहाँ तक आपको सरफेस एनाटॉमी की इम्पोर्टेंस आई होप, और कुछ टेक्निक्स जो मैंने बताई, और इसकी जो है वो आप कह लो कि डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपना स्कल के हवाले से स्टार्ट करते हैं। स्कल बोन्स को हम स्टडी करते हैं। स्कल किसको कहते हैं? बेसिकली स्टूडेंट्स खोपड़ी को कहते हैं। तो उसकी जो बोन्स होती हैं स्कल बोन्स, वो क्रेनियल बोन्स होती हैं एंड फेशियल बोन्स होती हैं। क्रेनियल बोन्स होंगी एंड फेशियल बोन्स होंगी। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि स्कल जो है वो होती क्या है। स्कल के हवाले से हमें नॉलेज होना चाहिए कि स्कल जो है वो कहते किसे हैं। तो स्टूडेंट्स, इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लैट बोन। ये एक फ्लैट यानी चौड़ी हड्डी होती है।
इट इज़ वेरी हार्ड। ये बहुत ज़्यादा नेचुरली अल्लाह ताला ने इसको बहुत ज़्यादा हार्ड रखा होता है, बिकॉज इसके अंदर हमारा ब्रेन होता है। अगर खुदा ना ख्वास्ता स्कल को कोई डैमेज हो जाता है तो डायरेक्टली जो है वो नेक्स्ट टारगेट हमारा ब्रेन होता है। और ब्रेन मैंने आपको क्लास में भी बताया था एक वाइटल ऑर्गन है बॉडी का। कुछ ऑर्गन्स वाइटल होते हैं कि जिनके बगैर जो है वो बिल्कुल भी आपकी बॉडी वर्क नहीं करती। जैसे हम सुनते हैं कि किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो इंस्टेंट डेथ हो गई है। वाई? बिकॉज हार्ट इज़ अ वाइटल ऑर्गन, नो वन कैन सर्वाइव विदाउट द वर्किंग ऑफ हार्ट। हार्ट प्रोवाइड्स ब्लड टू द बॉडी, दैट्स वाई इफ देयर इज एनी सीरियस प्रॉब्लम अकर इन द हार्ट अ पर्सन डाई। इसी तरीके से ब्रेन को भी यही आप अक्सर हमने देखा है कि कुछ जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें यही होता है कि डायरेक्ट जो है वो ब्रेन डैमेज होता है। डेट्स वाई चांसेस ऑफ सर्वाइवल पेशेंट के बहुत कम हो जाते हैं। तो जो नेचुरली अल्लाह ताला ने प्रोटेक्शन रखी है हमारे ब्रेन के लिए वो हमारी स्कल है, हमारी खोपड़ी है। खोपड़ी के अंदर अल्लाह ताला ने ब्रेन को सेव किया हुआ है ताकि कोई भी अगर खुदा ना ख्वास्ता चोट लगती है या कोई इंजरी होती है तो हमारा जो है वो स्कल उसको बर्दाश्त कर जाए, बात ब्रेन तक ना जाए। सो अगर हम नेचुरली भी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे, साइंटिफिकली भी ऑब्ज़र्व करेंगे, तो हम अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स को याद करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें किस तरह से इंजीनियरिंग के ज़रिए हमें डिज़ाइन किया है। तो नाउ कम बैक टू द टॉपिक। इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लैट बोन। ये एक फ्लैट बोन की टाइप है। इट इज़ वेरी हार्ड, ये बहुत ज़्यादा सख्त होती है। इट कवर्स द ब्रेन, ये ब्रेन को कवर करती है। एज आई हैव टोल्ड अर्लियर डैट स्कल के अंदर जो है वो ब्रेन होता है। द ह्यूमन स्कल कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन आ जाता है रिगार्डिंग एमसीक्यूज। ह्यूमन सेल कंसिस्ट ऑफ बोन्स, अब वो ऑप्शन दे देंगे 22, 23, 14, 18, एनी हाउ they can give you the examples of 4 to 5 MC जो आपको ऑप्शंस हैं वो आपको दे सकते हैं। यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि ह्यूमन स्कल्स में कितने बोन्स होती हैं। 22 बोन्स होती हैं। सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ योर ह्यूमन स्कल। नेक्स्ट इज़ द फंक्शन ऑफ स्कल। अब ये तो हमने पढ़ लिया ना कि व्हाट इज स्कल, स्कल होती क्या है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट्स फंक्शंस के इसके फंक्शंस क्या होते हैं। द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द स्कल्स आर, क्या होते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन, जो मैंने आपको पहले बताया कि ये ब्रेन की हिफाजत करती है। फिर सपोर्ट ऑफ द फेस, अब फेस को भी सपोर्ट कर रही है ना। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो, खोपड़ी का तो हम सबको पता है, तो ये हमारे फेस को सपोर्ट कर रही होती है। इमेजिन योर फेस विदाउट स्कल, होगा कुछ, नथिंग। सो हमारी जो फेस है उसको भी सपोर्ट कर रही होगी कौन, हमारी स्कल। थर्ड है, इन द स्कल द कैविटीज कॉल्ड साइनसेस आर प्रेजेंट। साइनसेस प्रेजेंट होती हैं, कैविटीज आप कह लो मौजूद होती हैं, जो डिक्रीज द वेट ऑफ द स्कल, जो स्कल के वेट को कम कर देती हैं जबकि उसकी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखती हैं स्कल के। तो ये था अबाउट द फंक्शन ऑफ स्कल। तो स्कल की जो फंक्शंस हैं कि प्रोटेक्शन है, सपोर्ट है, स्ट्रेंथ है, ये सारी जो है वो वाइल मेंटेनिंग द स्ट्रेंथ। तो ये जो इसके फंक्शंस हैं वो हमने स्टडी कर लिए और ये मैं आपके नोट्स से ही करवा रही हूँ। तो होपफुली आपके फ्रंट पे आपके नोट्स भी मौजूद होंगे और जो मैंने आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशंस दी हैं इनिशियली वो भी आपने नोट डाउन कर ली होंगी। ये था हमारा फंक्शन ऑफ स्कल। उसके बाद है हमारे पास रीजन्स और सेक्शंस ऑफ स्कल। डेफिनेटली हमने इतनी जो स्कल इतनी इम्पॉर्टेंट है उसको समझने के लिए उसके पोर्शंस बना दिए हुए हैं, क्योंकि जब तक हम उसको पोर्शन में किसी भी चीज़ को, जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था कि साइंस इज़ अ वास्ट नॉलेज, उसको समझने के लिए हमें उसके पोर्शंस बना देते हैं ताकि उनको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। तो हमने स्कल को भी ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए उसके रीजन्स बना दिए हैं, उसके पोर्शंस बना दिए हैं, सो वन कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द स्कल। पहला पोर्शन होता है या आप कह लो पहला रीजन होता है इसका क्रेनियल बोन्स का। स्कल हैज़ 2 रीजन्स, ठीक है, स्कल के जो है वो 2 रीजन्स होते हैं। क्रेनियल बोन्स वाला एक पार्ट होगा और एक फेशियल बोन्स वाला आप कह लो। अच्छा, यहाँ पर हमने जस्ट ये बताया कि इसके 2 रीजन्स होते हैं स्कल के, और फिर हम इसको अकॉर्डिंग टू बोन्स बता रहे हैं कि इसमें क्रेनियल बोन्स होती हैं और फेशियल बोन्स होती हैं। अब ये रीजन्स में होंगे, यानी क्रेनियल बोन्स का अलग रीजन होगा और फेशियल बोन्स का अलग रीजन होगा। हाउ, अब हम डिस्कस कर लेते हैं। क्रेनियल बोन्स आर आल्सो नोन एज क्रेनियम या वोल्ट ऑफ स्कल, स्कल भी कहते हैं हम इसको। क्रेनियल बोन्स को क्रेनियम और वोल्ट ऑफ स्कल भी कहते हैं। द क्रेनियल बोन्स कंसिस्ट ऑफ द बोन्स इन द टॉप ऑफ द स्कल। जो क्रेनियल बोन्स होती हैं
वो वाली बोन्स होती हैं जो टॉप ऑफ द स्कल पर होती हैं, यानी खोपड़ी के ऊपर वाले पोर्शन में जो है वो जो बोन्स होंगी उनको हम कौन सी बोन्स कहेंगे, क्रेनियल बोन्स कहेंगे। अब ये लोकेशन समझ में आ रही है, रीजन समझ में आ रहा है, मैं आपको डायग्राम पे दिखाती हूँ। जो टॉप ऑफ द स्कल पे होंगी उनको हम कहेंगे क्रेनियल बोन्स। उसके बाद है हमारे पास फेशियल बोन्स। फेशियल से आपको समझ में आ रहा होगा फेस, आप देखिए फेस से रेलेवेंट हो रहा है ना फेशियल, तो ये फेस से थोड़ा मिलता जुलता है। तो द फेशियल बोन्स कंसिस्ट ऑफ द बोन्स दैट मेक अप द फेस। और ये जो फेशियल बोन्स हैं वो वाली बोन्स होंगी जो हमारी जो चेहरा है उसे बना रही हैं। दो तरह की बोन्स हैं, क्रेनियल बोन्स हैं जो कि टॉप ऑफ द स्कल पर मौजूद है, और फेशियल बोन्स हैं जो कि फेस को बनाने में हेल्प करती हैं। तो ये दो तरह की बोन्स होती हैं जो स्कल में इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं हमारा क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स ऑफ द स्कल जो है वो स्टूडेंट्स कितनी होती हैं, अब हम इनको स्टडी कर लेते हैं। क्रेनियल बोन्स में हमारा वन बाय वन मैं इनका नाम लूँगी ताकि आपको जो है वो इसको समझने में आसानी हो। पहला है फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन ये कितनी होती है, ये एक होती है, फ्रंटल बोन एक होगी। फिर है पेराइटल बोन। पेराइटल बोन है वो दो होती है। फिर है टेम्पोरल बोन, वो भी दो होती है। ऑक्सीपिटल बोन ये एक होती है। स्फिनोइड बोन ये एक होती है, और एथमोइड बोन ये भी एक होती है। आई एम रिपीटिंग द नेम्स ऑफ द बोन्स सो इन ऑर्डर टू मेक द क्लियर प्रोनाउंसिएशन। फ्रंटल बोन एक होगी, पेराइटल बोन भी दो होंगी, टेम्पोरल बोन दो होंगी, ऑक्सीपिटल बोन वन होगी, स्फिनोइड बोन वन होगी, और एथमोइड बोन ये वन होगी। तो अब हम इनको काउंट कर लेते हैं, टोटल कितनी बनी, 1 2 और 1 3 और फिर 2 5 6 7 8। तो क्रेनियल बोन्स कितनी होंगी बच्चे, 8 होंगी। क्रेनियल बोन्स कितनी होंगी, 1 होंगी। अब यहाँ पर एमसीक्यूज किस तरह से बन सकते हैं, वो पूछ सकते हैं नंबर ऑफ फ्रंटल बोन इज, नंबर ऑफ ऑक्सीपिटल बोन इज, नंबर ऑफ टेम्पोरल बोन इज। तो यहाँ पर आप देखो कितने ज़्यादा एमसीक्यूज जो है वो इस क्वेश्चन से बन सकते हैं। जो प्रीवियस एमसीक्यूज में मैंने कोशिश की थी कि हर बात को, हर पॉइंट को जो है वो मैं आपको समझाने के लिए उसके एमसीक्यूज बनाऊं, तो उस पर बहुत ज़्यादा जो है ना मैंने इसीलिए एफर्ट्स की थी कि कोई पॉइंट आप लोगों के लिए रह ना जाए। तो यहाँ पर मैं साथ के साथ इसलिए भी बता रही हूँ कि सपोज़ अगर कोई पॉइंट मिस भी हो जाता है तो वो आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया गया हो ताकि आपने उसको मार्क कर लिया हो। अब आपने क्या करना है, नोट्स आपके सामने है, आपने इस पोर्शन को जो है ब्रैकेट लगा के वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज लिख देना है, ताकि जब आप इसको याद करने बैठो तो इस पोर्शन को आप एमसीक्यूज के हवाले से भी प्रिपेयर कर लो कि इसमें जो अच्छा आगे मैं आपको जो पढ़ाऊंगी तो एक और एमसीक्यूज भी बताऊंगी, बट अप टिल नाउ यहाँ पर जो हमारे एमसीक्यूज बन रहे हैं उसमें ये इसकी नंबरिंग आ जाएगी कि कितनी फ्रंटल बोन्स होती है, कितनी पेराइटल बोन्स होती है, कितनी टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फिनोइड, एथमोइड, ये नंबर आ जाएंगे। तो ये कितनी होती है क्रेनियल बोन्स, 8 होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ये इसकी स्कल बोन्स की एक डायग्राम। अच्छा बच्चे कोशिश करनी है, स्कल बनाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि जो हमारा स्कल है आपने उसको, चाहे ये नहीं कि मैं कहूँ अपने जैसे नोट्स में बनी हुई आपने एज इट ऐसे बनानी है, यू कैन मेक एनी टाइप ऑफ डायग्राम। आप नेट से कोई डायग्राम देखें जो इजीली आप बना सकते हैं, तो लेकिन वो स्कल लगे और उसको आपने ड्रॉ करके ना अगर अगर आप इस तरह लेबल कर दोगे देन इट विल गिव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑफ योर सेल्फ। वो आपका बारे में बहुत अच्छा एक तासुर जो है वो देगी जो भी आपका पेपर चेक करेगा। तो नाउ लुक एट द डायग्राम, ये जो पोर्शन है ये देखें, अब हम इसको ऐसा करते हैं, ये ओवरऑल स्कल की बोन्स है, पैराइटल है, ऑक्सीपिटल है, टेम्पोरल है, स्फिनोइड है, मैंडिबल है, मैक्सिला है, जाइगोमेटिक है, थुमाइड है, नेजल, लेक्रिमल, फ्रंटल, ये सारी जो है वो ओवरऑल स्कल की बोन्स हैं। लेकिन हमने इनको यू कैन से के डिवाइड करना है फेशियल बोन्स और क्रेनियल बोन्स में। तो नेक्स्ट डायग्राम में मैंने क्रेनियल बोन्स ली हैं, तो ये देख लो, ये हमारे पास ये जो ये वाली होती है ये पेराइटल बोन होगी, ये और ये हमारे पास जो है वो टेम्पोरल जो है वो बोन होगी, और ये हमारे पास ऑक्सीपिटल बोन होगी। यहाँ पर फ्रंटल, ये बिल्कुल फ्रंट पर है ना तो इसलिए इसको फ्रंटल बोन कह रहे हैं। ये जो आपको नज़र आ रही है पिंक से कलर की, इसको स्फिनोइड बोन कहते हैं, और ये जो आगे को है ये हमारे पास एथमोइड बोन है।
तो हमने क्या पढ़ा था अबाउट क्रेनियल बोन्स कि क्रेनियल बोन्स कहाँ मौजूद होती हैं, टॉप ऑफ द स्कल। नाउ आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये सारी जो बोन्स हैं ये कहाँ पर मौजूद हैं, टॉप ऑफ द स्कल पर मौजूद हैं। तो इनको हम कहते हैं क्रेनियल बोन्स और इनकी नंबरिंग टोटल कितनी होती है, 8। ये कितनी होती है, टोटल 8 होती है। अगेन आप काउंट कर सकते हैं 1 2 2 5 6 7 8 क्रेनियल बोन्स हमारी 8 होती है। उसके बाद हमने स्टडी करना है अबाउट द फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स कौन कौन सी होती हैं, उसमें हमारे पास है मैंडिबल, मैक्सिला, पैलेटाइन, जाइगोमेटिक, नेजल बोन, लेक्रिमल बोन, वोमर और इंफीरियर नेजल कॉन्काई। इंफीरियर नेजल कॉन्काई। अभी जो लास्ट में मैंने बोला कॉन्काई, तो बच्चे इसकी प्रोनाउंसिएशन पे आपने खास फोकस करना है। कॉन्चियल या कॉन्चाई इस तरह से नहीं बोलना, अदरवाइज इट विल गिव अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑफ योर सेल्फ इन वाइवा वॉइस अगर आप इसके सही से नाम को प्रोनाउंस नहीं करोगे। आपके लिए मैं दोबारा से ये जो बोन्स हैं इनको दोबारा प्रोनाउंस भी करूँगी, बट आप लोगों ने भी इसको खुद से जो है वो बार बार प्रोनाउंस करना है, ताकि एक तो आपको नाम नहीं भूलेंगे, याद रहेंगे, दूसरा ये कि भी प्रोनाउंसिएशन जितनी अच्छी होगी, बताने में जितने कॉन्फिडेंशियल आंसर करोगे उतने ही अच्छा जो है वो इम्पैक्ट एग्जामिनर पर पड़ता है। तो फेशियल बोन्स हमारी हो गई, कितनी हो गई, मैंटिबल 1, मैक्सिला 2, पैलेटाइन बोन 2, जाइगोमेटिक 2, नेजल बोन 2, लैक्रिमल बोन ये भी 2 होती है, वोमर 1 होगी और इंफीरियर नेजल कॉन्काई जो है वो हमारे पास 2 होती हैं। काउंट कर लें 1 2 3 हो गई, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो फेशियल बोन्स कितनी हो गई हमारी 14। फेशियल बोन्स हो गई हमारे पास 14 और क्रेनियल बोन्स हमारे पास कितनी हो गई 8। क्रेनियल बोन्स कितनी थी हमारे पास 8। तो 14 और 8 15 16 17 18 19 20 21 22। तो टोटल बोन्स कितनी हो गई स्कल में 22। तो ये आपको काउंट करवा कर बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर कोई इस तरह से टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछ ले, फेशियल बोन्स की तादाद बताओ या क्रेनियल बोन्स की तादाद बताओ या स्कल बोन्स की तादाद बताओ, अगर वो स्कल बोन्स की पूछेंगे तो आपने 22 बतानी है, इंडिविजुअली पूछेंगे तो आपने उनको अकॉर्डिंगली जो है वो आंसर करना है। तो ये हमारे पास होती हैं फेशियल बोन्स। कौन कौन सी, मैंडिबल, मैक्सिला, पैलेटाइन, जाइगोमेटिक, नेजल बोन, लैक्रिमल बोन, वोमर और इंफीरियर नेजल कॉन्काई, ये हमारे पास फेशियल बोन्स की जो है वो नाम आ गए। अब हम इनको देख लेते होते हैं। ये देखो, ये जो सामने नेजल, नेजल का मतलब आप समझो नोज़, तो ये जो नोज़ के आसपास ये होगी ये 2 होती हैं। लेक्रिमल हमारे पास ये भी 2 होती हैं। इन्फीरियर नेजल कॉन्काई, ये देखो इन्फीरियर नेजल यानी कि ये नाक से थोड़ा सा इन्फीरियर साइड पर है ना। अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ जो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज मैंने बताई थी उनका कहाँ पर यूज़ आ रहा है। ये देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा इन्फीरियर नेजल कॉन्काई, तो हमें पता है इन्फीरियर का मतलब होता है नीचे, तो ये जो थोड़ा सा नीचे को होकर है तो इसको हम इन्फीरियर बोल रहे हैं। फिर ये वाला जो येलो पोर्शन है इसको मैक्सिला कह रहे हैं, पर्पल कलर का इसको मैंडिबल कह रहे हैं, और ये जो ब्लू सा है इसको वोमर कह रहे हैं, ये ग्रीन सा है इसको जाइगोमेटिक कह रहे हैं, जो रेड है इसको पैलेटाइन कह रहे हैं। आई नो ये थोड़ा सा आपको लगेगा इनिशियली डिफ़िकल्ट, बट जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत क्विक और इजी क्वेश्चन होगा आपको अटैम्प्ट करने के लिए। तो आपसे जो आपको असाइन कर रही हूँ मैं, एक तो आपने बोन्स को जो नेम्स हैं स्टूडेंट्स अगेन एंड अगेन रिकॉल करने हैं, फिजिकल क्लासेस में मैं आपसे ज़रूर सुनूंगी। दूसरा ये कि आपने जो है वो स्कल की डायग्राम ज़रूर बनानी है। इस लेक्चर को सुन के आपने जो स्कल की डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है, और ये कोई इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती, आप इजीली जो है वो बना सकते हो। इससे और साथ साथ आपने लेबल कर देनी है बोन्स को, तो इससे जो है वो बहुत अच्छा हमारी एक रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी अपने क्वेश्चन की। तो यहाँ तक हमने पढ़ी अबाउट द फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स को करने के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम के हवाले से। तो वर्टेब्रल कॉलम चूँकि उसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैक किसे कहते हैं इसका बताना जो है वो ज़रूर बताऊंगी कि बैक क्या होती है, और ये मैं क्यों बता रही हूँ फिर ये भी समझाऊंगी बाद में नेक्स्ट लेक्चर्स में कि बैक के बारे में क्यों बता रही हूँ। बैक का आपको सबको पता है कि किसको कहते हैं, बॉडी के ट्रंक के जो है वो पोस्टीरियर सरफेस को। अब क्या मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि पोस्टीरियर किसको कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में आई हैव टोल्ड यू डैट पोस्टीरियर सरफेस का मतलब होता है पिछली सरफेस, पिछला एरिया, बैक साइड ऑफ द ट्रंक। ट्रंक का भी मैंने आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि धड़ को कहते हैं ट्रंक, और ये जो है इसका जो पिछले वाला एरिया होता है, पिछली सरफेस होती है, उसको हम कहते हैं बैक, यानी जो कमर होती है उसको हम कहते हैं बैक।
ये देखें डायग्राम्स मैंने शो किया हुआ है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ट्रंक, यहाँ तक जो है वो इसकी पोस्टीरियर सरफेस होती है, इसको हम जो है वो क्या कहते हैं, बैक कहते हैं। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ट्रंक इज कॉल्ड बैक, ठीक है। अच्छा, अब हमने थोड़ा सा स्टडी करना है अबाउट द वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम इज द सेंट्रल बोनी पिलर, पिलर किसको कहते हैं भला, सतून को। तो ये बोनी सा यानी कि हड्डियों का जो है वो एक मीनार होता है, एक पिलर होता है, एक सतून होता है ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वर्टेब्रल कॉलम, और उसको हम क्या कहते हैं, वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं। तो डेफिनेशन से आपको ये भी पता चल गया होगा कि वर्टेब्रल कॉलम में क्या होती हैं, बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, बिकॉज इट्स अ बोनी पिलर। फिर है इट हैज़ 4 कर्वेचर्स, इसमें जो आप कह लो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो स्टॉप्स होते हैं इसके वो 4 होते हैं, इसमें 4 जो है वो टर्न्स आते हैं, और इट एक्सटेंड्स फ्रॉम स्कल टू टिप ऑफ द, हमारे पास ये जो इसकी वो बता रही हूँ मैं कि ये होती कहाँ से कहाँ तक है, तो ये स्कल से कॉक्सिक्स तक होती है, स्कल से कॉक्सिक्स तक होती है। ये जो आपका COCCY ये क्या है, कॉक्सिक्स है, तो कॉक्सिक्स तक, स्कल से कॉक्सिक्स तक जो है वो ये जा रही होती है, और जा रहा होता है वर्टेब्रल कॉलम है, सॉरी। और इसके कितने कर्वेचर्स होते हैं, 4 कर्वेचर्स होते हैं वर्टेब्रल कॉलम के। अब आप इसकी थोड़ी सी डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें हमें ये देखें, ये इसके कर्वेचर्स आपको थोड़े से नज़र आ रहे होंगे, तो ये 4 होते हैं, 1 2 3 और 4 इसके जो है वो कर्वेचर्स होते हैं। तो वर्टेब्रल कॉलम बेसिकली करता क्या है बच्चे, इसके प्रोवाइड करता है अटैचमेंट टू द मसल्स, मसल्स को जो है वो अटैच करवाने के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा जो स्पाइनल कोड होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, और आप कह सकते हो कि सपोर्ट करता है ट्रंक को, धड़ को जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है। तो ये जो है वो थोड़े से इसके फंक्शंस हैं डेट वी विल डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको जो है वो डिस्कस करेंगे इसके फंक्शंस को। अभी बस आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था अबाउट द वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम इज़ द सेंट्रल बोनी पिलर ऑफ द बॉडी, और इसके कितने कर्वेचर्स होते हैं, 4। और ये आपका वाइवा का भी क्वेश्चन है, ये आपका MCQs का भी क्वेश्चन है कि इसके कितने कर्वेचर्स होते हैं, कितने कर्वेचर्स होंगे, इसके 4 कर्वेचर्स होंगे, और ये एक्सटेंड करेगा फ्रॉम स्कल टू द टिप ऑफ द कॉक्सिक्स। अच्छा, ये क्या वर्ड है, कॉक्सिक्स, क्या वर्ड होता है, कॉक्सिक्स। तो एक कॉक्सिक्स तक, स्कल से कॉक्सिक्स तक जो है वो जा रहा होता है, और ये आपको इसकी, ये देखें यहाँ से ये जा रहा होगा, इसमें कर्व्स आ रहे होंगे, ये सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, और ये कहाँ तक जा रहा है, कॉक्सिक्स तक जा रहा है। ये स्कल से निकल रहा है, स्कल से होता हुआ इधर कॉक्सिक्स तक जा रहा है। तो ये है हमारा वर्टेब्रल कॉलम। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वर्टेब्रल कॉलम के हवाले से इसके एक तो कंपोजिशन बताऊंगी, और इसके फंक्शंस थोड़े से हम डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बाद मैं आपको रीजन्स के हवाले से उनमें कितने वर्टेब्रा होते हैं ये सारा हम डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह इसकी जो अपर लिम्स है वो हम स्टार्ट कर देंगे, यानी वर्टेब्रल कॉलम को एंड करके अपर लिम्स को जो है वो हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। तो होपफुली आज का लेक्चर जो है इंट्रोडक्शन है सरफेस एनाटॉमी का और स्कल का और वर्टेब्रल कॉलम का, वो जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। These are quite important terminologies, these are quite important topics that we are currently studying in anatomy lectures. So it's a advice to all of the students कि carefully जो है वो lectures को attend भी क्या करें, जो extra आपको information दी है उसको जो है वो लिखा भी करें, so it will improve your knowledge regarding anatomy and it will give you the good marks in your exams. तो हमारे पास हमने आज का लेक्चर थोड़ा सा समअप करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 3 सरफेस एनाटॉमी को स्टार्ट किया था, हमने उसकी मैंने आपको एक ब्रीफ सा नॉलेज दिया अबाउट सरफेस एनाटॉमी, फिर हमने जो है वो उसकी डेफिनेशन को देखा, सरफेस एनाटॉमी की डेफिनेशन कि वो होता क्या है, होती क्या है, और उसके बाद जो है वो हमने बोन्स को देखा, क्रेनियल बोन्स को देखा और फेशियल बोन्स को देखा,
हमने ओवरव्यू लिया ह्यूमन स्कल का कि वो होती क्या है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, और फिर हमने देखा कि इसके स्कल के दो रीजन्स हैं, दो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द बोन्स के, एक क्रेनियल बोन्स होती हैं जो टॉप ऑफ द स्कल होती हैं, और फेशियल बोन्स होती हैं जो मेकअप द फेस, इसमें जो है वो कंसिस्ट होती हैं। फिर हमने नाम बताया, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फिनोइड, एथमाइड, these are the cranial bones and these are 8 in the numbers. And then we have discussed about the facial bones, that are mandible, maxilla, palatine, zygomatic, nasal, lacrimal, vomer, inferior nasal conchae, और उसमें जो है these are 14 facial bones. Then we are discussed about what is back, and then we studied about the vertebral column, that it's a central bony pillar of the body, and it has four curvatures and it extends from skull to the top of the coccyx. Then we discussed about its diagram, and in the next lecture we will discuss in further detail about the vertebral column. Hopefully यहाँ तक आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।